हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। टॉप 10 जो करंट अफेयर्स है उस पर बात करेंगे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। उसमें 6 नए सदस्यों को शामिल करने की बात हुई है। कौन कौन से देश हैं? टोटल 11 देश हो जाएंगे। 15वीं समिट है। अगला समिट कहाँ पर होगा? और भी कई टॉपिक है, अलग अलग क्वेश्चन, सब पर बात करेंगे दोस्तों, तो देखते जाइए। ओके, तो शुरू करते हैं। और हाँ, कुछ कमेंट्स के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। बिहार टीचर यानी बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन हुआ, चल रहा है अभी, तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के थे वो हमारे टकराए हैं, लाइन बाय लाइन टकराए हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर दिखा देना चाहता हूँ। U2 ग्रुपिंग के बारे में चर्चा हुई है। क्वेश्चन आया है जिसमें इजराइल, यूएई, भारत और अमेरिका है। इसका आंसर ये होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। संसद के वास्तुकार का नाम बताया गया, नया जो संसद है वो, तो पद्मश्री विमल पटेल। ओके, सुभद्रा देवी, उनके बारे में ये पूछा गया, पद्मश्री अवार्ड जिनको नवाजा गया है, तो उनको किस लिए जाना जाता है? तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जाना जाता है। रॉबिन विल्सन, वो कहाँ के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? न्यूयॉर्क होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा था, बताया था आपको, वैसे वैसे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, FIPIC यानी तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच, उसका सम्मेलन तो पापुआ न्यू गिनी, तो वहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है। NATO प्लस में इंडिया को शामिल करने की सिफारिश किस देश की संसदीय समिति ने की थी? USA। भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना कहाँ पर होगी? तो वो गुजरात, जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ था गुजरात सरकार से। ओके, 2 कंपनियों के बीच में। ट्विटर की नई CEO लिंडा याकारिनो। और जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गिरफ्तारी वारंट, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन आया है। ये सब मैंने एक लाइन में बताया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ओके, उनको मिला है। तो करीब 13 क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स के, और सारे के सारे जो जैसे जैसे लाइनिंग बताई थी क्वेश्चन की, जैसे क्वेश्चन का डिज़ाइन किया जाता है वैसे ही क्वेश्चन वो सब आए। ठीक है, बड़ी खुशी है। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया था उन लोगों ने उसका टेस्ट सीरीज़ भी दिया था, करंट अफेयर्स का PDF भी लिया था, उनको बहुत ही फ़ायदा हुआ है। चलिए, सबको शुभकामनाएं जिन लोगों ने मैसेज किया हमें, और जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, और पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के विस्तार का फैसला हुआ, तो इसके नए सदस्य देशों का नाम बताएं। 6 नए सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो आंसर होगा A और B दोनों, मतलब अर्जेंटीना, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इथियोपिया और ईरान। तो ये अब नए सदस्य बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में? ये भी सवाल हो सकता है आपसे। तो जोहान्सबर्ग में हुआ। कब से कब तक? 22 से 25 अगस्त तक हुआ। ठीक है, तो एक बार मैप के थ्रू हम चर्चा कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से ये जो देश हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, और इनको शामिल करने का जो फैसला हुआ है उससे रिलेटेड बातें। ठीक है, तो ये मैप देख रहे हैं आप, इसमें येलो कलर यानी ब्लू कलर में जो देश दिख रहे हैं आपको, वो सब हैं अभी मेंबर कंट्री। कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इस वक्त 5 देश हैं जो मेंबर कंट्री हैं, और 6 नए देशों को इसमें शामिल करने का फैसला हुआ है। तो कौन कौन से देश हुए वो आप देखिए। अर्जेंटीना यहाँ पर है, इथियोपिया ये अफ्रीकी देश में है, उसके अलावा इजिप्ट हो गया, ये सऊदी अरबिया हो गया, ईरान हो गया, और यहाँ पर है UAE। तो इस तरह से ये 11 टोटल मेंबर हो जाएंगे। कब से इनको नई सदस्यता मिलेगी? जो नए सदस्य हैं टोटल 6 नए जो जुड़ रहे हैं उनको, तो उनको 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, ये भी सवाल हो सकता है आपके लिए कि कब से इनको सदस्यता मिल रही है, मेंबरशिप मिल रही है। तो 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, तो टोटल सदस्यों की संख्या हो जाएगी कितनी? 11। ओके, अच्छा, ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए ना 40 से ज़्यादा देश कतार में हैं, होड़ लगी हुई है। और ये देख रहे हैं
इतने सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल वो भी पहुँचे थे, एंटोनियो गुटेरेस, और भी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। यहाँ पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ये सिरिल रामाफोसा हैं जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर ये शी जिनपिंग है जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, और ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला द सिल्वा, ठीक है, ये ईरान के प्रेसिडेंट हैं। 40 से ज़्यादा देश हैं, तो वो उस सब के प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे हुए थे। यहाँ तक कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है। हालांकि ये जो 15वीं समिट हुई है, 15वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है ब्रिक्स का, उसमें सिर्फ 6 देशों को ही परमानेंट मेंबर बनाने का फैसला हुआ है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, तो उन्होंने ये कहा है कि पहले फेज़ में जो ये बैठक हुई है उसमें इन देशों को मेंबर बनने के लिए न्योता दिया गया, ठीक है। उन्होंने पहले अप्लाई किया था, उसके बाद इनको न्योता दिया गया है कि आप बन सकते हो, और फिर जो भी कागजी कार्रवाई होगी, सिग्नेचर वगैरह होंगे, उसके बाद 1 जनवरी 2024 से ये संख्या बढ़ जाएगी ब्रिक्स के मेंबर कंट्री के। ओके, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नए सदस्य देशों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जिन देशों को ब्रिक्स का न्योता मिला है उनको बधाई, और भारत ने ये कहा कि ब्रिक्स का विस्तार हमेशा से वो उन्होंने समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी देशों के दबदबे वाले जो संगठन हैं उन सब का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि ब्रिक्स का विस्तार ये जाहिर करता है कि दुनिया के बड़े संगठनों को समय के साथ बदलना चाहिए, ठीक है। बदलने का इशारा ये था कि यूनाइटेड नेशंस को भी बदलना चाहिए, उसका जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी विस्तार होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बातें थी। हालांकि शुरू में इंडिया और ब्राज़ील ये दोनों देश नहीं चाहते थे कि ब्रिक्स का विस्तार हो। पिछले कुछ वक्त में जो खबरें आई थी, जो विरोध हुआ था इंडिया की ओर से और ब्राज़ील की ओर से, मतलब सीधे तौर पर विरोध नहीं हुआ था, उसको कोशिश हुई थी कि ये सब मामला जो है ना वो इस बार ना हो, अगले बार हो। लेकिन इस बार जो मीटिंग हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ओके कर दिया कि ठीक है, इसका विस्तार किया जाना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात थी ब्रिक्स के इस शिखर सम्मेलन में कॉमन करेंसी को लेकर, कि ब्रिक्स के जो तमाम देश हैं वो एक कॉमन करेंसी में ही व्यापार करें, उसको लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि इसको अगले साल के लिए टाल दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, उन्होंने ये कहा कि डॉलर को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स की करेंसी पर सभी देशों के जो रिजर्व बैंक हैं और फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो आपस में बात करेंगे, और इसको लेकर अगले साल जो समिट होने वाली है उसमें चर्चा होगी, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हुई है ब्रिक्स की इस समिट में? बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है अंतर्राष्ट्रीय जगत से, और आजकल अंतर्राष्ट्रीय जगत से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने ये सब और डिटेल आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। और क्या क्या हुआ है? महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जिनपिंग, जो शी जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति, उनके बीच में बहुत संक्षिप्त बातचीत हुई है, और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग के साथ LAC का मुद्दा उठाया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो खासतौर पर लद्दाख में जो विवाद है, और दोनों तरफ करीब 1-1 लाख सेना वहाँ पर तैनात है, तो वो जो विवाद है उस पर चर्चा हुई है। हालांकि कुछ सेकंड की बातचीत हुई, और बाद में इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा, इस देश के भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि मोदी और जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई है, और वो सहमत हुए हैं कि लद्दाख में जो सैन्य तैनाती है उसको कम किया जाए, तनाव को कम किया जाए, और इस बारे में बातचीत करने के लिए दोनों देशों के जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई तेज करें। विदेश सचिव ने आगे ये भी बताया है इस मुलाकात के बारे में कि जिनपिंग से बातचीत के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने LAC के जो अनसुलझे मुद्दे हैं उन सब पर चर्चा की है, और कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सीमा पर शांति ज़रूरी है ताकि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो सामान्य रहे। अच्छा, एक और क्लियर किया विदेश सचिव ने भारत के कि ये कोई औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं थी, बायलैटरल टॉक ये नहीं हुआ, बल्कि ब्रिक्स नेताओं के साथ साइडलाइन में ये बातचीत के दौरान ये सब हुई है, कुछ सेकंड की ये बातचीत हुई है, उसी में ये पूरा मुद्दा उठाया गया है। ओके, अच्छा, इस ब्रिक्स को अगर देखेंगे तो चीन की बहुत गहरी चाल आपको नज़र आएगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रण पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भी वहाँ पर पहुँची थी।
और इस दौरान भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। लेकिन दुनिया का जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा ना, वो चीन के राष्ट्रपति के साथ शेख हसीना की मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि बीजिंग बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करने में बांग्लादेश का समर्थन करेगा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत आर्थिक सहयोग को गहरा करेगा। तो यहाँ पर सवाल होगा कि ये बांग्लादेश में बाहरी हस्तक्षेप का क्या मतलब हुआ जिसका जिक्र चीन के राष्ट्रपति ने किया। देखिए, हुआ ये है कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में थोड़ा टेंशन चल रहा है इस वक्त, और अमेरिका ने यह कह दिया है खुलेआम कि जो चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में, तो वहाँ पर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होने चाहिए, यानी स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। सार्वजनिक रूप से अमेरिका ने ये अपील कर दी है और इससे काफ़ी मिर्ची लगी है बांग्लादेश के वहाँ जो लीडरशिप है उसको, और भारत ने समर्थन जताया है बांग्लादेश की जो आवाज़ है उसके साथ। भारत ने ये कहा है कि अमेरिका को ये बोलने का बिल्कुल हक नहीं है कि दूसरे देश में कैसे चुनाव हो, क्या हो, क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं और उसमें ये ज़्यादा दखल ना दे। तो ऐसे में चाइना जो है ना उसके साथ खड़ा हो गया और चीन खुलेआम यहाँ पर खड़े होकर कह रहा है अमेरिका को कि बाहरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए किसी को। और इंडिया ने हालांकि अमेरिका की बात का जो है वो विरोध किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश जो है ना वो चीन की ओर बड़ा ही तेज़ी से सटा जा रहा है। भारत हमेशा BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो हम चाइना का है उसका खिलाफत करता रहा है, विरोध करता रहा है, लेकिन यहाँ हम पड़ोस में ही देख रहे हैं कि यहाँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ढेर सारे कार्रवाई कार्यक्रम होने जा रहे हैं। तो ब्रिक्स को लेकर इतनी बातें हुई हैं, तो यहाँ पर एक छोटी सी चर्चा और करना चाहता हूँ कि ब्रिक्स भारत के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई। देखिए, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही, विदेश नीति, उसमें ये रहा है कि किसी एक देश का दबदबा नहीं होना चाहिए दुनिया में। भारत मल्टीपोलर दुनिया का समर्थन करता है और ऐसे में भारत के लिए ब्रिक्स बहुत ज़रूरी है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि इसके मंच से भारत पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ खुलकर बोल सकता है और उसे दूसरे सदस्य देशों का समर्थन मिलता है। इस संगठन से जुड़कर भारत कई बड़े संगठन जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF में विकसित देशों के दबदबे को खुलकर चुनौती देता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये ब्रिक्स समिट हुआ है आपके एग्जामिनेशन में, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जो भी मैंने बताया उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन लेंगे, उससे पहले एक शॉर्ट फॉर्म में हम देख लें। ब्रिक्स में अभी कितने देश हैं? 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और 1 जनवरी 2024 को 6 नए सदस्य शामिल हो जाएंगे, मतलब उनको मान्यता मिल जाएगी सदस्य के तौर पर। कौन कौन से? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इथियोपिया और ईरान। ठीक है, कब से कब तक ये समिट हुई है? तो 22 से 24 अगस्त तक। और इस बार की समिट की जो समिट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। ओके, और कहाँ पर आयोजित हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। मुद्रा है दक्षिणी अफ्रीकी रैंड। राजधानी है, 3 तरह की राजधानी है। प्रिटोरिया वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन वो विधायी कैपिटल है यानी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लोमफोंटेन वो जुडिशियल कैपिटल है, और सबसे बड़ा शहर है जोहान्सबर्ग जहाँ पर ये समिट हुआ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस पर ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ इस ब्रिक्स पर क्योंकि आपके तमाम एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड संभावना है बहुत ज़्यादा कि क्वेश्चन आए, क्योंकि ये दुनिया का एक बहुत ताकतवर संगठन के रूप में उभरता जा रहा है। ब्रिक्स ताकतवर था और ज़्यादा विस्तार ले रहा है इस वजह से। ठीक है, अच्छा, जो भी मैं बता रहा हूँ ना उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा लिंक, ओके, PDF का। और ये PDF आप सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। डेली का जो PDF होता है फ्री होता है, और एक मेंबरशिप प्लान भी है। अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं
नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की, उसमें करंट अफेयर्स की खास तौर पर तैयारी के लिए मेंबरशिप प्लान आपके लिए बहुत काम आ सकता है। बहुत मामूली सी रकम है और इसके ज़रिए 1 साल तक यानी अभी से 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का PDF का अपडेट मिलता है और पिछले साल के भी वो PDF होते हैं वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो भी कई तरीके के, वन लाइनर, MCQ विद नोट्स, साथ में वीडियो का लिंक भी होता है ताकि अगर जैसे ब्रिक्स का ही मुद्दा है उसको मैप से समझना है तो PDF पर क्लिक करेंगे उस लिंक पर, वहाँ पर, और वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसी मेंबरशिप के साथ इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी हैं फ्री में, तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है इस मेंबरशिप का। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश के शहर कजान में होगा? ये कहाँ पर है ये शहर? आंसर होगा रूस का एक शहर है। न्यूज़ देख रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स में। तो ये 15वीं ब्रिक्स समिट हुई है दक्षिण अफ्रीका में, तो उसी के दौरान ये ऐलान कर दिया गया कि 16वीं समिट रूस में होगी और रूस के कजान शहर में होगी। ठीक है, तो अगली अध्यक्षता जो है ना वो ब्रिक्स की वो रूस को मिल गई है। ओके, तो ये ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ही किया। हालांकि वो वहाँ पर जोहानिसबर्ग में नहीं आए थे, लेकिन वर्चुअली वो समिट से जुड़े वीडियो के जरिए। ओके, क्यों नहीं वहाँ पर पहुँचे? क्योंकि इसी साल मार्च में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हुआ युद्ध अपराधों के आरोप में, और दक्षिण अफ्रीका इस कोर्ट का मेंबर है, ICC का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। तो इस वजह से पुतिन जोहानिसबर्ग नहीं पहुंचे थे, ये सब बातें कही जा रही हैं। ठीक है, और युद्ध भी चल रहा है वहाँ पर, तो उसमें फंसे हुए हैं वो। तो अब कजान शहर को भी देख लेते हैं कहाँ पर है ये। तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं रशिया की ओर। ओके, तो यहाँ विशालकाय रशिया है, रूस है, विशालकाय रूस, यहाँ वहाँ से वहाँ तक, और इसी में इसकी जो राजधानी है यहाँ पर है मॉस्को, और ये है कजान शहर। ठीक है, यहाँ पर है कजान। ये शहर वोल्गा और कजानका रिवर के संगम के किनारे स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। शानदार करंट अफेयर्स आप सबके लिए तैयार किया जाता है, काफ़ी मेहनत होती है, और एग्जामिनेशंस में जब क्वेश्चन टकराते हैं तो खुशी मिलती है। अगला क्वेश्चन होगा, अस्त्र किस तरह की मारक क्षमता वाली स्वदेशी मिसाइल है जिसका परीक्षण लड़ाकू विमान तेजस ने अगस्त 2023 में किया है? आंसर होगा हवा से हवा में मार कर सकने वाली। ठीक है, हवा से हवा में मार कर सकने वाली एयर टू एयर मिसाइल है, और ये टेस्ट हुआ है। इसका वीडियो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। इस तरीके से अस्त्र मिसाइल का टेस्ट हुआ है। अच्छा, किस तरह की मिसाइल है? तो इसको अगर डिटेल में कहेंगे तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर, यानी BVR एयर टू एयर कहेंगे इसको। ये टेस्ट फायर कब हुआ परीक्षण? तो 23 अगस्त को हुआ। कहाँ पर हुआ? गोवा के तट पर हुआ है। और किस विमान से टेस्ट फायर किया गया? तो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के जरिए। कितनी ऊंचाई पर यह परीक्षण हुआ है? तो लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर। तो इस अस्त्र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज है, मतलब जहाँ नज़र नहीं आ सकता वहाँ तक जाकर ये मार कर सकते हैं, और ऐसे सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने में ये सक्षम है, नष्ट करने में सक्षम है, जो कलाबाजी करके आ रहा हूँ। कलाबाजी का मतलब क्या हुआ कि ये फाइटर जेट उड़ रहा है और दूसरी तरफ से कोई मिसाइल आ रही है, या फिर कोई विमान ही आ रहा है जो फाइटर जेट है, और वो कलाबाजी करते हुए घूमता हुआ, भागता हुआ इधर से उधर, और वो चकमा देने के लिए कि दूसरा जो भी रॉकेट आ रहा है वो हमें गिरा न दे, और वो घूमता हुआ आ रहा है, लेकिन उसको भी ये डिटेक्ट करके उसको भी मार सकता है। और इसे किसने डेवलप किया है अस्त्र को? तो DRDO ने, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। वजन है इसका 154 किलोग्राम, और ये अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? 66,000 फीट ऊंचाई तक, 66,000 फीट ऊंचाई तक। और इसकी स्पीड कितनी है?
5,556 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो ये है शानदार अस्त्र मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल का मतलब क्या हुआ कि हवा से ही हमने उसको लॉन्च किया और हवा में ही दुश्मन के जो उसका निशाना है उसको हमने ख़त्म कर दिया। DRDO ने इसको डेवलप किया है। DRDO के अभी चेयरमैन कौन है? वी कामत है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है DRDO? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और तेजस से इसकी लॉन्चिंग की गई है, टेस्ट फायर किया गया तेजस के ज़रिए। तो तेजस जो है वो एक हल्का और कई तरीके की भूमिका वाला जेट लड़ाकू विमान है और इसको HAL ने डेवलप किया है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। ठीक है, वो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के उप विजेता यानी रनर अप का नाम बताएं जो भारतीय हैं। आंसर होगा आर प्रज्ञानानंद। क्या नाम है? आर प्रज्ञानानंद, रनर अप। फिडे वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? अजरबैजान में हुआ है। अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वहाँ पर ये आयोजन किया गया था। तो मैग्नस कार्लसन जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं दुनिया के रैंकिंग में, तो उन्होंने भारतीय युवा खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद को हराया। तो उप विजेता बने हैं आर प्रज्ञानानंद। ठीक है, देखिए हुआ ये कि 2 गेम ड्रॉ हो गया, उसके बाद फिर फैसला जो है ना वो टाई ब्रेकर के तरीके से हुआ और प्रज्ञानानंद अगर ये मुकाबला जीत जाते तो 21 साल बाद कोई भारतीय इस टाइटल को जीत सकता था। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने वर्ष 2000 और 2002 में इस चैंपियनशिप में जीत हासिल की हुई थी और उस वक्त प्रज्ञानानंद पैदा भी नहीं हुए थे, उनका जन्म भी नहीं हुआ था। प्रज्ञानानंद, उनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 2005 को चेन्नई में और अभी मात्र 18 वर्ष के हैं। 2022 में यानी पिछले साल उनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये इवेंट रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? आंसर होगा अस्मिता महिला लीग। तो खेलो इंडिया महिला लीग को अब हम क्या कहेंगे? तो अस्मिता वुमेन्स लीग कहेंगे। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इसकी घोषणा की है। अस्मिता का मतलब क्या हुआ? अस्मिता का मतलब होगा अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ये है इसका पूरा डिटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने क्या वजह बताते हुए भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित कर दी, सस्पेंड कर दिया? आंसर होगा समय पर चुनाव न होना। ये बड़ा झटका लगा है कुश्ती फेडरेशन को इंडिया के, क्योंकि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अभी हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्यता सस्पेंड कर दी है। दरअसल मामला ये है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने मई 2023 में भारतीय कुश्ती महासंघ को एक लेटर लिखा था और कहा था कि 45 दिनों के अंदर में भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव हो जाना चाहिए और ये चेतावनी भी थी कि अगर ये इलेक्शन नहीं हुआ तो सदस्यता निलंबित की जा सकती है और निलंबित कर दी गई। तो अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि खिलाड़ियों पर क्या असर होगा? क्या खिलाड़ी नहीं जा पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो भी अंतर्राष्ट्रीय गेम्स हैं कुश्ती के, उन सब में, लेकिन वो भारत का मतलब भारत का प्रतिनिधित्व तो नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे भारत को, बल्कि एक न्यूट्रल फ्लैग के साथ हिस्सा लेना पड़ेगा। ओके, तो वो जो खिलाड़ी होंगे वो भारतीय खिलाड़ी के तौर पर नहीं जा पाएंगे, एक न्यूट्रल खिलाड़ी के तौर पर वो जा पाएंगे वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय मैचेज होंगे कुश्ती के, रेसलिंग के, उसमें। सवाल ये भी है कि क्यों नहीं हो पाया ये चुनाव रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का? तो देखिए, पिछले कुछ वक्त पहले भारतीय महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के उस वक्त के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और इसके बाद खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन के अधिकारियों को सस्पेंड करके एक एडहॉक कमेटी बना दी थी और साथ में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व जज MM कुमार को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन पहले तो असम रेसलिंग एसोसिएशन ने और फिर हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन ने अदालत में इसको चुनौती दी, चुनाव को स्टे ले लिया
और उसकी वजह से चुनाव नहीं हो सका और सस्पेंशन हो गया इस कुश्ती संघ का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर होगा श्रेथा थाविसिन। ठीक है, तो 23 अगस्त को उनको नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है थाईलैंड का। ये रहा फोटोग्राफ इनका। थाईलैंड कहाँ पर है एक बार मैप में देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है ये, प्यारा भारत है। और अब चलते हैं थाईलैंड की ओर। राजधानी क्या है थाईलैंड की? बैंकॉक है। तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये है थाईलैंड। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हुए? तो कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, ये इसके पड़ोसी देश हैं। साथ में ये मलेशिया भी है, तो वो भी इसका पड़ोसी देश कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव यानी CR राव का निधन हो गया 22 अगस्त 2023 को 102 वर्ष की आयु में। तो इनमें से क्या थे, क्यों बहुत ज़्यादा चर्चित थे? आंसर होगा सांख्यिकी विद। ठीक है, क्या आंसर होगा? सांख्यिकी विद। तो भारतीय अमेरिकी थे और उनका जन्म हुआ था कर्नाटक में 1920 में, कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में। और उनका निधन हुआ है, डेथ हुआ है अमेरिका में। और उनको ढेर सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप कि काफ़ी सम्मान के रूप में उनको जाना जाता है स्टैटिस्टिकल्स के क्षेत्र में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश, उनके द्वारा उनको राष्ट्रीय विज्ञान पदक मिल चुका है। 1969 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है इंडिया के द्वारा। और ख़ास बात, इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स 2023 भी इनको मिल चुका है। तो एक महत्वपूर्ण अवार्ड, क्या है अवार्ड? इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स 2023, एक बड़ा प्राइज़ होता है, वो भी इनको मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। दास व्यापार की स्मृति और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अगस्त को। और इस बार की थीम क्या है? परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से गुलामी की नस्लवाद की विरासत से लड़ना। ठीक है, तो ये यूनेस्को द्वारा घोषित है दिवस। अगला क्वेश्चन, विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 24 अगस्त को। ये दिवस गुजरात के महान लेखक वीर नर्मद, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें। ओके, और मेंबरशिप प्लान है आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, देख सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और कल का जो करंट अफेयर्स होगा ना, उसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उसका अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे, देखिएगा ज़रूर। बाय।